हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टेक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप की परचेज पर टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है, कब डिडक्ट नहीं करना है, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद कब तक डिपॉजिट कराना है, किस फॉर्म में डिपॉजिट कराना है, जिस भी सप्लायर का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस सप्लायर को आपको कौन सा फॉर्म इशू करना है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में, टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या रहेंगी, यदि आपने टीडीएस ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा। आज हम सारी बात जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप की परचेज पर टीडीएस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन ऑन मेटल स्क्रैप। यहाँ पर देखेंगे एज रिकमेंडेड बाई जीएसटी काउंसिल अमेंडमेंट इज मेड टू नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 13 सितंबर 2018 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9 अक्टूबर 2024। जीएसटी काउंसिल ने नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 जो कि आई थी हमारी 13 सितंबर 2018 को, उसको अमेंडमेंट करके एक नोटिफिकेशन इशू की है 9 अक्टूबर 2024 को 25/2024। इसमें क्या बोला है जीएसटी काउंसिल ने, एज पर द अमेंडमेंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर चैप्टर 72 से 81 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। कहने का क्या मतलब है, यदि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव कर रहा है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 72 से 81 के अंदर, तो उस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव कर रहा है चैप्टर 72 से 81 के अंदर, उस रजिस्टर्ड पर्सन को अपने सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसके बाद है अकॉर्डिंगली टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होंगी। कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर देखेंगे सप्लायर रजिस्टर्ड अंदर जीएसटी, जो कि सप्लायर है जो मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अंदर जीएसटी, रेसिपिएंट भी आपका जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद मेटल सप्लाई, जो मटेरियल की सप्लाई हो रही है वो क्या है, मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर चैप्टर 72 से 81 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 72 से 81 के अंडर मेटल स्क्रैप की सप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। नंबर 1, जो आपका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर। जो रेसिपिएंट है जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मेटल की सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, मेटल स्क्रैप की। मेटल स्क्रैप की वो सप्लाई जो कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 72 से 81 के अंदर आती हो। इसके बाद है कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 72 से 81 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर सेटिस्फाई अंडर चैप्टर 72 से चैप्टर 81 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कुछ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 72 से 81 के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 72 है, यहाँ पर क्या है, आयरन एंड स्टील। चैप्टर 72 के अंदर आयरन एंड स्टील आता है। जो आयरन एंड स्टील की स्क्रैप परचेज करते हैं उनको अपने सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 73 है आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, चैप्टर 74 में है कॉपर एंड आर्टिकल, यहाँ पर 75 में है निकल एंड आर्टिकल, इसके बाद 76 में एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल। चैप्टर 77 हमारा ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर एक बार ये सारे चैप्टर्स रीड कर लेने हैं, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इन आइटम्स की मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं तो आपको अपने सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप सेल अप्लाई 10 अक्टूबर 2024। ये जो टीडीएस का प्रोविजन है ये 10 अक्टूबर 2024 से अप्लाई है। 10 अक्टूबर 2024 के बाद आप जो भी मेटल स्क्रैप की परचेज कर रहे हैं तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा।
इसके बाद है किस रेट से आपको TDS डिडक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। द रेसिपिएंट ऑफ मेटल स्क्रैप इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट 2% इन द फॉलोइंग मैनर। आपको मेटल स्क्रैप की जो परचेज है उस पर 2% के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना है। यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई रिसीव कर रहे हैं तो आपको 2% IGST में TDS डिडक्ट करना है। यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई रिसीव कर रहे हैं तो आपको 1% CGST और 1% SGST में TDS डिडक्ट करना है अपने सप्लायर का। इसके बाद है एग्जाम्पशन, कब आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। इन द फॉलोइंग सिनेरियो नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट। यदि आप CGST एक्ट के सेक्शन 51 में पहले से TDS कोई डिडक्ट करें तो आपको यहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं करना है। ये यहाँ पर क्या है, एग्जाम्प्ट है, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पशन है। इसके बाद द सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप इज रजिस्टर्ड अंडर GST बट द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। जो आपका सप्लायर है वो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो भी यहाँ पर एग्जाम्पशन है। TDS ऑन मेटल स्क्रैप जब भी डिडक्ट होगा जब रेसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों GST में रजिस्टर्ड होंगे। यहाँ पर क्या है, सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं हो, वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। इसके बाद द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड अंडर GST बट द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। यहाँ पर क्या है, जो हमारा सप्लायर है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो GST के अंदर रजिस्टर्ड है। इस केस में भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर पहले ही बताया TDS ऑन मेटल स्क्रैप तभी डिडक्ट होगा जब रेसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों GST में रजिस्टर्ड होंगे। यदि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। यदि आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है GST के अंदर, तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। बोथ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरजिस्टर्ड अंडर GST। आपका सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। TDS तभी डिडक्ट होगा जब रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों GST के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपए। जहाँ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई है एक कॉन्ट्रैक्ट की 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। जहाँ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक कॉन्ट्रैक्ट की 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, वहाँ पर भी एग्जाम्पशन मिल जाती है। इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। कहने का क्या मतलब है, रेसिपिएंट का जो रजिस्ट्रेशन का स्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर हो रही है वो दोनों लोकेशन डिफरेंट हैं तो भी इस केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके बाद है फॉर TDS द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ CGST, SGST, IGST और सेस एज इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। आपको TDS किस वैल्यू पर डिडक्ट करना है, CGST, SGST, IGST और सेस को एक्सक्लूड करके आपको TDS डिडक्ट करना है। जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है। आपको टोटल वैल्यू पर TDS डिडक्ट नहीं करना है। CGST, SGST, IGST और सेस को एक्सक्लूड करके TDS डिडक्ट करना है। आपको टैक्सेबल वैल्यू पर TDS डिडक्ट करना है। द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज ए डिडक्टर अंडर GST। रजिस्ट्रेशन एज ए डिडक्टर इज सेपरेट फ्रॉम रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन। जो आपका रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन है उसके अलावा आपको एक सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा एज ए डिडक्ट। जो आपका रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन है उससे ये TDS आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए एक सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज ए डिडक्टर, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिडक्ट करने के बाद TDS डिपॉजिट कब तक कराना है मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ TDS शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्ट। जिस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है उस मंथ को एंड होने के बाद विद इन 10 days आपको TDS डिपॉजिट कराना है। किसको, गवर्नमेंट को। जो TDS का अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट को पेड करना है। इस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड होने के विद इन 10 days आपको TDS डिपॉजिट कराना है। जैसे कि आपने दिसंबर मंथ में TDS डिडक्ट किया तो आपको 10 जनवरी या उससे पहले आपको TDS गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। द डिडक्टर शैल क्लेम द क्रेडिट ऑफ सच TDS इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर फाइलिंग हिज
TDS एंड TCS रिटर्न ऑन द GST पोर्टल। जो डिडक्टी है जिसका TDS डिडक्ट हुआ है वो अपना TDS क्लेम कर पाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में TDS की रिटर्न फाइल करने के बाद अपने GST पोर्टल पर। इसके बाद है इफ एनी डिडक्टर फेल to pay the amount of TDS deducted to the account of the government by the due date, then interest shall be charged at the rate 1.5% per month for such delay। यदि आपने TDS डिडक्ट करने के बाद विद इन 10 डेज आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया है तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। गवर्नमेंट ड्यू डेट के बाद आपसे 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यदि आपने कोई TDS डिडक्ट किया है और उस मंथ के एंड होने के विद इन 10 डेज तक आपने TDS डिपॉजिट नहीं किया है तो आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। इसके बाद है TDS डिडक्ट करने के बाद आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ TDS डिडक्टेड बाय द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन फॉर्म GSTR 7 एंड इशू GSTR 7A सर्टिफिकेट टू सप्लायर। कहने का क्या मतलब है, उस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है, उस मंथ के एंड होने के बाद विद इन 10 डेज 10 तारीख या उससे पहले आपको फॉर्म GSTR 7 फाइल करना होगा। ये इसकी रिटर्न है GSTR 7। इसके लिए आपको सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज ए डिडक्टर, तभी आप अपनी GSTR 7 फाइल कर पाएंगे। TDS डिडक्ट करने के बाद हमें अपने सप्लायर को GSTR 7A सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पर कुछ समरी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ पर हमारे सप्लायर हैं, ये रेसिपिएंट है, यहाँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन है। यहाँ पर सप्लायर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर रेसिपिएंट जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पर क्या है यस। यदि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट क्या है अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। यदि आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। सप्लायर रेसिपिएंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। अब आपको समझ आया होगा कि TDS किन किन सिचुएशन में डिडक्ट होगा। इसकी कंडीशन क्या है कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप TDS डिडक्ट कर पाएंगे। यदि आप पहले से CGST एक्ट के सेक्शन 51 में TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, यहाँ पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। TDS आपको डिडक्ट करने के बाद कब तक डिपॉजिट कराना है, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख या 10 तारीख से पहले आपको TDS डिपॉजिट कराना है। यदि आप नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख या उससे पहले TDS डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। TDS डिडक्ट करने के बाद हमें कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 7। GSTR 7 फाइल करने के लिए आपको सेपरेट एक GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा जो होता है एज ए डिडक्टर। जो आपका रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी, उसके अलावा आपको एक सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज ए डिडक्टर, तभी आप अपनी GSTR 7 फाइल कर पाएंगे। जो GSTR 7 की जो ड्यू डेट 10 तारीख होती है, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख, जैसे ही हमने दिसंबर मंथ में TDS डिडक्ट किया है तो इसकी GSTR 7 की जो ड्यू डेट है वो क्या रहेगी 10 जनवरी। GSTR 7 फाइल करने के बाद आपको अपने सप्लायर को GSTR 7A सर्टिफिकेट देना होगा। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर watching।